नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिसकी बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। आज दोस्तों मैं एक पोर्टुगल का टॉपिक लेके आए। तो हमारा पोर्टुगल का टॉपिक पहला टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। वीडियो बड़ा हो सकता है तो ध्यान रखना दोस्तों, पूरा देखना, इसको आगे कर करके मत देखना दोस्तों। ठीक है, लगभग ये जो पोर्टुगल साइंस है, जो राष्ट्रपति है, इससे बाहर से क्वेश्चन बना के दिखा देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना। गारंटी देता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका संघीय का प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका संघीय का क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। यहाँ की सभी कार्यपालिकाएं शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है। अनुच्छेद 53(1) में ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद दे रखा है मैंने 53(1) यानी कि 53(1) में राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आती हैं। अब कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 58 के तहत कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं दोस्तों, वो उनकी बात करेंगे। पहली होती है वह भारत का क्या हो दोस्तों? नागरिक हो। पहली जो बात है वह है भारत का नागरिक हो। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना। एक तो हो गया भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब दोस्तों आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की। जो राष्ट्रपति के बारे में आगे की बात है वह है राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो दोस्तों कितने रुपए होती है? 15,000 रुपये होती है। ध्यान रखना, किसी भी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी दोस्तों जो वोटिंग होती है उसमें दोस्तों 1/6 अगर वोटिंग अगर वो मत नहीं ले पाता है तो दोस्तों उसकी जो जमानत होती है वो हो जाती है दोस्तों जब्त हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। आगे आता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात किस में लिखी हुई है दोस्तों? अनुच्छेद 59 में लिखी हुई है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 59 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, साथ साथ आपके अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में, यानी कि जब राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद पे रहे उस समय अन्य कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा। क्या आगे बातें करेंगे। अब जो आगे बात है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार 1952 और 1957 इस पद पर चुना गया था। ध्यान रखना, भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति 1952 में और 1957 में पद पर चुने गए थे। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और वो भी अनुच्छेद किसके तहत? 54 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54 के तहत, उसमें क्या है? संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में के सदस्य। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा के निर्वाचित या सदस्य। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें देखेंगे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। आगे 70वें संविधान संशोधन। दोस्तों जो 70वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, द्वारा दिल्ली तथा पुद्दुचेरी। दोस्तों याद रखना, पांडिचेरी को वर्तमान में पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली तथा पुद्दुचेरी की जो विधानसभा से निर्वाचित सदस्य हैं भी राष्ट्रपति निर्वाचित में शामिल होंगे। दोस्तों इस बात को याद रखना, यानी कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली और पांडिचेरी या पुद्दुचेरी की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो हम बोलेंगे हाँ ले सकते हैं। कब से? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत से। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग अगर बात करें तो बात आती है
राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसकी नीति किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है वो आती है दोस्तों अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। आगे आता है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन में मतदान गुप्त होंगे, याद रखना दोस्तों, जो निर्वाचन होगा वो मतदान होंगे दोस्तों गुप्त। याद रखना राष्ट्रपति का जो मतदान होता है गुप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। आगे आता है दोस्तों किस प्रकार से क्या होंगे। अब देखो, विधानसभा के मतों की गणना, मतलब विधानसभा की मतों की गणना बराबर कुल जनसंख्या, जो विधानसभा के मतों की गणना किस प्रकार होगी, ऊपर तो आएगा कुल जनसंख्या, नीचे आएगा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1000। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे आता है दोस्तों 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जो जनगणना उसके अनुसार देखना 84, ये जो बात हुई थी ऊपर वाली, ये किसके अंतर्गत हुई थी, 1971 की जनगणना के अनुसार। 84वें संविधान संशोधन 2001, तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद भी आ रहे हैं, संविधान संशोधन भी आ रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या के आधार पर माना जाएगा। तो दोस्तों जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था उसके अंतर्गत एक बात लिखी गई थी अनुच्छेद 55 में कि दोस्तों यह प्रावधान है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में जो 1971 की जनसंख्या के आधार पर माना गया था ना, वो ही 26 तक माना जाएगा। अब देखना दोस्तों, इसमें आगे देखना क्या लिखा हुआ है, संसद के सदस्यों के मतदानों की गणना, जो संसद के सदस्यों के मतदानों की गणना किस प्रकार होती है, तो बराबर सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मतों का योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और निर्वाचित सदस्यों के मतों का योग, फिर निकलेगा संसद के सदस्यों को मतदान की गणना तब होगी। अब दोस्तों अगला आता है मतदान। क्या होता है मतदान, थोड़ा सा दब गया है दोस्तों, याद रखना यहाँ मतदान है। मतदान, इसमें उस व्यक्ति को सफल घोषित किया जाएगा, मतलब मतगणना में या मतदान में किस व्यक्ति को घोषित किया जाएगा, सफल किया जाएगा, जो वेद मतों के आधे से एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। यानी कि 50% और एक वोट ले लेगा ना वो दोस्तों जीत जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, उसे कहते हैं दोस्तों कोटा कहते हैं। न्यूनतम कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वेद मत बटा 2, कुल पड़े वेद मत बटा 2, और प्लस में आगे दोस्तों एक भी है, ध्यान रखना, +1 कुल पड़े वोट और 2 का भाग का मतलब 50% और +1। आगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, जो राष्ट्रपति की पदावधि है वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या कहती है, 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। कितने वर्षों तक दोस्तों, 5 वर्षों तक। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। आगे, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा हटाया भी जा सकता है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हटाया भी जा सकता है। किसे दोस्तों, राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति जब तक उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। यानी कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है ना, तो उपराष्ट्रपति तत्काल ही सूचना किसको दे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है कि भाई राष्ट्रपति ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब आगे दोस्तों जो बात होती है उसकी देखना, राष्ट्रपति के
रिक्त पद की पूर्ति अनुच्छेद 62, यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो तो वो कौन से अंतर्गत अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 62 में। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की जब पदावधि पूरी भी नहीं होगी उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिया जाएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करेंगे, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान, राष्ट्रपति मर जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग हो जाए या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव होते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस बात को भी ध्यान रखना। एम हिमायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। अब आता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा शपथ। जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ होती है उसकी बात करेंगे तो शपथ के बारे में कहेंगे, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों राष्ट्रपति के भत्ते। दोस्तों राष्ट्रपति के भत्ते अनुच्छेद 59, जो राष्ट्रपति है बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा, तो भी मतलब किराया नहीं देगा और शासकीय अवकाश का उपयोग करेगा, तब भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा नीत करे, जो संसद बोलेगी वो रहेगा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार होगा। 2008 में जो पेंशन संशोधन हुआ था ना उसके अंतर्गत उसका पेमेंट होगा। और वर्तमान में दोस्तों जो वेतन है वो 1.5 लाख की जगह दोस्तों बढ़ाकर कर दिया गया है, लगभग मेरे हिसाब से 5 लाख। तो दोस्तों याद रखना 5 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित नीति स्कीम में दिया जाता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, जो भारत राष्ट्रपति का वेतन होता है वो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। 2 आयकर मुक्त होगा, यानी कि आयकर विभाग से मुक्त होगा और ये संचित निधि के अंतर्गत दिया गया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब दोस्तों महाभियोग कैसे चलेगा वो देखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसका विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। 14 दिन पहले ही बता दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। आगे बात करेंगे, महाभियोग की सूचना प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, यानी कि 1/4 25% के हस्ताक्षर तो होना बहुत जरूरी है। समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार भी है। दोस्तों इस बात का, अगर दूसरा सदन भी महाभियोग प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत को स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। अब तक एक बार ऐसा अवसर हुआ था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कितनी बार हुआ था दोस्तों? एक बार ऐसा हुआ था जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में शामिल। अब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में शामिल संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। आगे जो आएगा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, अनुच्छेद 71। तो संबंधित विवाद कौन से हैं? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद विनिश्चित उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अब दोस्तों आता है राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 53। पहली शक्ति है दोस्तों कार्यपाली शक्तियां, दूसरी है विधायी शक्तियां, तीसरी है न्यायिक शक्तियां, चौथी है वित्तीय शक्तियां, पांचवी है सैन्य शक्तियां। उसके बाद में जो शक्तियां हैं दोस्तों वो शक्तियों की बात करेंगे राजकीय शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों हम पहली की हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है कार्यपालिका शक्तियां। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अतिरिक्त पदाधिकारी के माध्यम से करेगा, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। अधीनस्थ पदाधिकारी केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना देगा, दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका मुख्य होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दोस्तों किस किस की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, संघ के मंत्रियों की, राज्य के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के महान्यायवादी की, इसके अलावा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की। इसके अलावा दोस्तों हो गया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की। उसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की और वित्तीय आयोग की, राज्य भाषा आयोग की, पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष की, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे दोस्तों एक बात और आ रही है, राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार है, यानी पद से अलग करने का अधिकार भी है। पहला है संघ के मंत्रियों की, राज्य के राज्यपालों की, भारत के महान्यायवादी की, इनको दोस्तों अलग कर सकता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि आदि के विषय के नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन कर सकता है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। सभी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, जो भी शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अब दोस्तों जो आगे ये विधायी शक्तियाँ हैं वो दोस्तों हम पार्ट किस में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो सेकंड वीडियो है उसमें हम 2 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक अगर हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना और उसके पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई गलती मिले या राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार, ठीक है दोस्तों। एक बार अगर आप कमेंट में बताओगे तो दोस्तों हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न
रह गया है दोस्तों, याद रखना। जो पोर्टिकल फर्स्ट ग्रेड के टीचर तैयारी करते हैं उस हिसाब से हमने पोर्टिकल का इसी वीडियो को बनाया, ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड लेवल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। ओके।